औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ जज़ा करता है। हम तो जी को पूछते हैं, उनकी इताअत करते हैं, उनको सीधे रास्ते पे रास्ता उनका जिन पर तुमने इनाम किया, ताकि उनके जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न बहके हुए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप लेक्चर जो हैं वो उर्दू में करें। अंग्रेज़ी में थोड़ा परेशानी हो रही है हमें, तो लेक्चर जो फर्दर कंटिन्यू हो रहे हैं वो उर्दू में करेंगे। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे एसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो अगेन वहाँ से स्टार्ट करते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। Nowadays, AC system is universally adopted for distribution of electric power. इलेक्ट्रिक पावर के लिए अब जो हमारे सिस्टम्स हैं वो अडॉप्ट हो चुके हैं, क्योंकि एसी सिस्टम की जो सप्लाई हमें मिलती है वो परमानेंट, कंसिस्टेंट और रिलायबल होती है, और हम उस पर रिलाई करते हैं। ये 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। अगर लोड शेडिंग या किसी मेजर मेंटेनेंस पर्पस के लिए बंद न की जाए इलेक्ट्रिसिटी, तो एक परमानेंट सप्लाई है। बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जो कि लोड शेडिंग फ्री भी हैं, जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, और बहुत सारे हमारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग 2.5 घंटे 3 दफ़ा होती है। सो लोगों ने इसलिए बजाय कि वो डीसी को अपनी परमानेंट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते कंसिस्टेंट वे में, तो उन्होंने एसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि एसी कन्वेंशनल सिस्टम ऐसा है जो कि हमारी वायरिंग भी उसके ऊपर होती है, और हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस अप्लाइंसेस जो हम बाहर से भी इंपोर्ट करें तो वो सारी की सारी एसी के ऊपर चलती है। विद अ काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, बाहर अमेरिका से अगर आप चीज़ें कुछ मंगवाएं जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस खास तौर पे हों, तो वो प्रोविज़न ऑफ 120 या 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ के ऊपर डिज़ाइन हुई भी होती है। तो हमें उनको यहाँ पर चलाने के लिए कन्वर्टर रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से हमारे कुछ शिप के जो जैक्सन मार्केट से कुछ सिस्टम्स अगर आप लाएँ, चाहे वो ऑडियो सिस्टम्स हों या आपके एसी हों आधे टन पौने टन के, तो उनके अंदर भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ होते हैं, जबकि हमारी अप्लायंस सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट आ रही होती है। तो हमें एक साइक्लो कन्वर्टर या एसी कन्वर्टर रिक्वायर्ड होता है जो वोल्टेजेस को 220 वोल्ट से 110 वोल्ट में स्टेप डाउन कर सकें। काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर वी नीड फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस। सो हम उस कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ऐसा क्या हम डीसी को परमानेंट सोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो परमानेंट सोर्स के लिए डीसी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो स्टेट ऑफ लाइफ है और जो हमारा कन्वेंशनल तरीके से यूजेज है वो तकरीबन एसी पे कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए हम डीसी पर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ वहाँ पर जो है कंसिस्टेंट और परमानेंटली डीसी सप्लाई इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहाँ पर यूटिलिटी नहीं है। वापडा की, हेस्को की, हैपको, वेस्को, ये के इलेक्ट्रिक, तो जैसे बोर्ड या रूरल एरियाज़ है जहाँ पे यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर वो लोग सोलर सिस्टम को उन्होंने अपने घरों पे, दुकानों पर, या जहाँ भी वो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं इंस्टॉल किया हुआ, और वो सोलर सिस्टम से चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए बैटरी को वो चार्ज करते हैं, और चार्ज कंट्रोलर से बैटरी को चार्ज करने के बाद उस बैटरी से ही या चार्ज कंट्रोलर से ही पर्टिकुलर लोड को इस्तेमाल करते हैं। इस लोड में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बैटरी के ज़रिए से, वो आपके कुछ कन्वेंशनल तरह के डीसी फैंस हैं, डीसी लाइट्स हैं, डीसी फ्रिज, वाटर पम्प्स जिनसे पानी की मोटर भी कहते हैं जिन्हें आप, और इस तरह की बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं। इवन एसी भी वो डीसी पे चला सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, कन्वर्टर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आपका बैकअप बैटरी का इतना सस्टेनेबल होना चाहिए जो इतने हेवी ड्यूटी लोड्स को चला सके। तो इन तमाम तर अप्लाइंसेस और यूटिलाइजेशन और डीसी करंट को बैटरी के ज़रिए से सस्टेनेबल लोड में इस्तेमाल करता है। तो डीसी सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं और एसी सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन एसी हमें कन्वेंशनली थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि उसमें यूनिट ऑफ कॉस्ट है। लेकिन डीसी अगर हम बैटरी को चार्ज करके करते हैं तो वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे काम होगी, और कार्बन एमिशन इससे कम होगा, ग्रीन हाउस एमिशन इफेक्ट कम होगा इससे।
और आपको बिला वजह जो एक तो परेशानी रहती है इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट किलोवाट आवर या 1 यूनिट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक उस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो लोग इस तरीके से एसी के बजाय डीसी के ऊपर मोल्ड हो रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जो कि चीज़ें डीसी के ज़रिए इस्तेमाल होती हैं। One important reason for the widespread use of AC in preference to DC, तो AC DC के लिए जा रहे हैं, is the fact that alternating voltage can be conveniently changed in magnitude by means of transformer। अच्छा, लेकिन हम दूर तक डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि डीसी जो है डीसी का ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है, और वोल्टेज ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसमिट किए जाते हैं उसके लिए आपको हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है। वोल्टेज हाई लो से तब होंगे जब आपके पास ट्रांसफार्मर होगा, और वो सिग्नल एसी का होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। लेकिन आपका अगर सिग्नल या करंट डीसी नेचर का है तो डीसी का ट्रांसफार्मर नहीं होते, डीसी का स्टेप अप नहीं होगा और वो ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी टेक्निक भी है कि अगर आप एसी सिग्नल को, एसी करंट को लें और आप उसको स्टेप अप कर लें 500 केवी में, एंड देन रेक्टिफाई करें, कन्वर्ट करें उसे 500 केवी या 600 केवी में, तो देन ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह की टेक्निक अब डेवलप हुई है जो कि वो चीज़ हो सकती है। डीसी में ट्रांसमिशन होती है आपकी, और कुछ इस तरह के भी सिस्टम्स हैं जहाँ पर प्रेफरेबल डीसी 110 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको डीसी की सप्लाई सब ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में भी प्रोवाइड किए जाते हैं, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या कराची में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ अप्लाइंसेस या कुछ घर जो कि डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट पे चलते हैं, आपको कुछ अगर गूगल पे सर्च करें तो उस तरह के सर्किट भी मिलेंगे जो कि एसी और डीसी दोनों के सॉकेट घर में अवेलेबल होते हैं। उस पर लिखा हुआ भी होता है, मार्किंग हुई भी होती है कि ये लोड एसी पे चलेगा, ये लोड डीसी पे चलेगा, और ये सॉकेट जो है वो एसी का है और ये सॉकेट जो है वो डीसी का है। तो उसके मुताबिक आप चीज़ों को लगाते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों के हिसाब से लोड आपका चल रहा होता है। तो ये एक डिटेल थी कि कन्वेंशनली हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए से एसी को डील कर सकते हैं, डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं होता। लेकिन विदाउट ट्रांसफार्मर यूज़ हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर डीसी को आपका मैंडेटरी ट्रांसमिट करना, तो आप उसे डीसी से स्टार्ट करके अंडर रेक्टिफाई करके डीसी में ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सिग्नल को। ओके, इसके बाद हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। ट्रांसफार्मर हैज़ मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट एसी पावर एट हाई वोल्टेज एंड यूटिलाइज इट at a safe potential. High transmission and distribution voltages have greatly reduced the current in the conductors and resulting line losses. अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ट्रांसमिशन कंपेयर करें एसी करंट और डीसी करंट, तो ट्रांसमिशन होती तो एसी में है, लेकिन एसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू some kind of I square R losses, inductance, susceptance, reactance, admittance, impedance और म्यूचुअल इंडक्शन। इन सारे फिनोमेना को अगर आप देखें तो ये लॉसेस का एक बाइस बनते हैं। इसमें कोरोना इफेक्ट भी है, इसमें स्किन इफेक्ट भी है, और इसके अंदर हिस्टेरिसिस इफेक्ट भी है, और बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं होते। तो इसलिए एक मेन रीज़न है ट्रांसमिशन का जो कि एसी के बजाय डीसी में की जाती है, और उसकी वजह यही है कि आप डीसी में जो ट्रांसमिशन करते हैं वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, और जब वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और लॉन्ग लास्टिंग से मुराद ये है कि उसमें लॉसेस नहीं होते क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। और ये जितने भी लॉसेस मैंने आपको अभी एसी में गिनवाए थे, ये ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस आर ड्यू टू frequency, and if the frequency is not, the content of frequency is not available in the DC signal or DC current, then we can say the signal can be transmit or transformed without the alternating of nature। तो इसीलिए जब उसके अंदर डीसी का कंटेंट होता है तो फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो यही वजह है कि हम इसको कॉमन करते हैं, और इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो एसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, जबकि डीसी में कम होते हैं। तो हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी साइड को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, हम ये जानते हैं
ये जो सबस्टेशन होता है ये डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट के होते हैं। सेकेंडरी transmission voltage is paid to substation located in or near the city. At this substation, voltage is stepped down to 11 kV. इस सबस्टेशन के अंदर अब वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है 11 kV के ऊपर। अच्छा, एक सबस्टेशन वो है जो 132 kV या 66 kV का होता है। इससे पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने 66 kV के सबस्टेशन नेटवर्क और इक्विपमेंट को ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ हमारे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं कराची में, मुल्क में जो आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर कॉमनली 500 kV, 220 kV, 132 kV, 11 kV एंड देन लो वोल्टेज में 400 kV एंड 220 और 230 kV, सॉरी, और 220 400 वोल्ट और 220 या 230 वोल्ट होते हैं। ये लो वोल्टेज पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कहलाता है। With the help of a step-down transformer, power is supplied to various substations for distribution or to big consumers at this voltage. So we can say we supply the voltage from the substation of this side. It can take substation of bulk supply in the form of 132 kV or 66 kV to the substation, which convert the kind of voltage from 132 kV to 11 kV or 66 kV to 11 kV. सो इसका ये मतलब है कि ये सबस्टेशन हमारा 120 132 kV लेता है और 11 kV में ट्रांसफॉर्म करता है, या फिर 66 kV लेता है और 11 kV में निकालता है। तो जब आपको 11 kV यहाँ पर मिल जाएंगे तो ये बल्क सप्लाई 11 kV की और मुख्तलिफ सबस्टेशंस को, ये पूरे इलाके का और ये मुख्तलिफ छोटे छोटे एरियाज़ वाइज जो गलियाँ डिवाइड होती हैं तो उनमें ये छोटे छोटे सबस्टेशन के ज़रिए सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। जैसे नॉर्थ नाजाबाद का एक पूरा सबस्टेशन और उससे फिर उसके इलाकों के अंदर पर्टिकुलर सबस्टेशंस लगाए जाए। तो इस तरीके से अब इनके अंदर एरिया वाइज अस्पताल भी आते हैं, उसमें अस्पतालों के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सेक्टर्स, प्लाजा, ये सब चीज़ें वहाँ पर आती हैं जो कि सबस्टेशन के ज़रिए से डील की जाती हैं। फर्दरमोर ये सबस्टेशन जो है आपका डील करता है और इसका नाम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जो कि 11 kV लेता है और यूज़र को, चाहे वो रेजिडेंशियल का हो या कमर्शियल का हो, उसको 400 वोल्ट या 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है। फर्दरमोर इसमें सबस्टेशन दो तरह के लगे हुए हैं जो दो सर्किट्स को ड्राइव करेंगे। इसके साथ ही साथ बिग कंज्यूमर भी आपका होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ इलाकों के अंदर कुछ कमर्शियल बड़े एरियाज़ भी हैं, उसमें बड़े प्लाजा, कुछ बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी कंपनीज भी होती हैं कुछ इलाकों में जो कि अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड होता है और बिग बिग कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये फैक्ट्री हो सकते हैं, बड़े आउटलेट हो सकते हैं, और आपके बड़े जैसे साइमा परी मॉल है या फिर हाशिम हो सकता है, ये तो छोटे स्टोर हैं। मेट्रो हो सकता है, एक बड़ा लेवल है ये मेट्रो, या सुपर स्टोर हो सकता है एक बड़े लेवल का। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पर 3 शिफ्टों में काम कर चल रहा होता है और अनइंटरप्टेबल सप्लाई वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह की जगह पे अगर आप काम करते हैं तो पावर सप्लाई इज़ वेरी सबस्टेशन फॉर सबस्टेशन। और सेकेंडरी, अच्छा अगर हम यहाँ पे इसको बात करें तो secondary transmission voltage is feed to substation located in or near city. At the substation voltage is step up to 11 kV. So यहाँ पे 11 kV में step up हमें voltage मिलता है 11 kV with the help of step down transformer. Power is supplied to various substations for distribution or to big consumers at this voltage. So by this technique we can get the supply from primary distribution to secondary transmission network. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई आती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क से, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क है। तो फिर आप पूछेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या होगा, तो इससे पहले वाला जो सिस्टम होगा जो कि 500 kV से 220 kV से 132 kV के अंदर या 66 kV के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो सिस्टम जो इससे पहले लगा हुआ होगा उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। और वो सिस्टम जो 132 kV या 66 kV को
11 केवी में स्टेप डाउन करता है, वो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कब आता है, जब उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन नेटवर्क फायर हुआ। तो इस तरीके से रिलेट करता है। तो हम इसे कंटिन्यू आगे करते हैं। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो गया है अभी। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी क्या होती है? सप्लाई जो आपकी 11 केवी की यहाँ पे आ रही होती है, वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आ रही होती है, जिसे कहते हैं हम ये आपकी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है। 11 केवी में 3 फेज 3 वायर सिस्टम इंसर्ट होता है, और उसके बाद 3 फेज डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होती है, यानी डेल्टा टू स्टार। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि 11 केवी से 400 वोल्ट के अंदर ही स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेजेस को। सो यहाँ से आपको फेस टू फेस वोल्टेज अगर आप मेजर करें तो वो 400 मिलेंगे, फेस टू फेस मेजर करें तो 400 मिलेंगे। और ये जो एक वायर आ रही है, ये न्यूट्रल की वायर कहलाती है। तो फेस से अगर न्यूट्रल की वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो 230 वोल्ट आएंगे। रेड से न्यूट्रल मेजर करेंगे तो ये फेस वोल्टेज कहलाते हैं, और ये वोल्टेजेस 230 वोल्ट आएंगे। येलो से न्यूट्रल को मेजर करेंगे तो वो भी फेज वोल्टेज 230 वोल्ट आएंगे। ब्लू को न्यूट्रल से मेजर करेंगे तो वो भी 230 वोल्ट फेज वोल्टेज आएंगे। लेकिन अगर आप रेड टू येलो मेजर करेंगे तो वो 400 फेज टू फेज वोल्टेज होंगे, और अगर येलो से ब्लू मेजर करेंगे तो वो भी 400 वोल्ट होंगे, और अगर ब्लू से रेड को मेजर करेंगे तो वो भी 400 वोल्ट फेज टू फेज वोल्टेज कहलाएंगे। तो ये फेज वोल्टेज और फेज टू फेज वोल्टेज का फ़र्क होता है। अच्छा, ये जो हमारे वोल्टेज होते हैं ये फेज वोल्टेज है। तो कॉन्सेप्ट होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का। तो लाइन वोल्टेज जो है √3 टाइम्स दी फेज वोल्टेज होते हैं। ये आपने अपनी कुछ प्री रिक्वेस्टेड कोर्सेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और क्या होते हैं, पीक वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से होपफुली पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो बता दें, मैं फिर अगली क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर लूँगा आपसे। अब अगर मिसाल के तौर पे इसमें ये बताया गया कि आप हर एक हाउस को देखें तो यहाँ पर 3 हाउस हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, लेकिन एक फैक्ट्री भी है इस इलाके में। 3 घर हैं और एक फैक्ट्री है। तो पहले हम घर की बात कर लेते हैं। तो अगर ये डैश डैश वाली लाइन आप देखें तो ये सारे न्यूट्रल कनेक्शन है जो घर में जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि घर में न्यूट्रल तो लाजमी जाता है, तो फैक्ट्री में भी न्यूट्रल गया, और तीनों घरों में न्यूट्रल किया है। अब बैलेंस करने के लिए हम हर एक घर को, जो कि 3 घर हैं, एक एक फेस रेड येलो ब्लू तीनों घरों को प्रोवाइड कर देंगे। बाज़ औक़ात हमारे 3 घर नहीं होते बल्कि 300 घर होते हैं। तो फिर 100 घरों को हम रेड देंगे, 100 घरों को हम ब्लू देंगे, और 100 घरों को हम येलो देंगे। तो रेड येलो ब्लू इस तरीके से 100 घरों में फेज वाइज डिवाइड होंगे, और हमारे ट्रांसफार्मर के किसी एक फेज़ के ऊपर लोड नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपने 300 घरों के ऊपर, सॉरी 200 घरों के ऊपर लगा दिया, या 300 घरों के ऊपर लगा दिए येलो के फेज़, और 50 घरों पे लगा दिए रेड और ब्लू के फेज़, ठीक है। येलो के ऊपर आपने लगा दिया 300, या मतलब 300 घर लगा दिए येलो के फेस पे, 50 घर लगा दिए रेड के ऊपर, और 50 घर लगा दिए ब्लू के ऊपर। तो ये आपने रेशो बिगाड़ दिया। इसका मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे असर क्या डाल रहे हैं, या आपने 300 घरों का लोड एक येलो फेस पे डाल दिया, और 50 घरों का लोड रेड पे डाल दिया, और 50 घरों का लोड ब्लू पे डाल दिया। तो ये अनबैलेंसिंग का जो इम्पैक्ट होगा, ये सिर्फ मैं रेजिडेंशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं तो फैक्ट्री पे आ ही नहीं रहा। तो फिर इसका जो इम्पैक्ट होता है अनबैलेंसिंग का, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है और उसकी वाइंडिंग को डैमेज करता है। और उससे होता ये है कि वैसे इतने डैमेज नहीं करता, ये उससे पहले ही प्रिवेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर सिर्फ
येलो वाले फेस के ऊपर 300 घर लगा दिया, तो 300 घरों का लोड इसका लगा हुआ होता है एक फ्यूज़ का नाम होता है हाई रिपेयरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। फ्यूज़ HRC फ्यूज़ कहते हैं उसको। तो ये फ्यूज़ बर्न आउट हो जाता है, और जब ये फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने यहाँ पर ज़्यादा लोड डाला हुआ। तो फिर करेंगे क्या, तो कम से कम 50-50 घर इसके ऊपर डाल के देखेंगे, या 100 घर इस पे 100 घर इस पे डाल के देखेंगे। तो इस तरीके से लोड को बैलेंस किया जाएगा, और फिर इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर के ऊपर आने वाले लोड को बैलेंस कर सकेंगे, और वो अपना सही तरीके से टैपिंग्स और बाकी ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म कर सकेगा ड्यू टू द बैलेंसिंग ऑफ लोड। तो ये तरीका अपनाया जाता है लोड बैलेंस करने का घरों की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द सिस्टम के ऊपर। इसी तरीके से हमारे फैक्ट्री अगर 3 फेज़ लोड के ऊपर वो चल रहे हैं, 3 फेज़ लोड पे, तो फैक्ट्री के अंदर अमूमन 3 फेज़ एक साथ आते हैं, और वो हर एक ऑपरेशन एक फेज़ एक न्यूट्रल के साथ ऑपरेट होता है। तो ऐसा कोई भी लोड नहीं होता जिसमें तीनों फेज़ और न्यूट्रल एक साथ लगें, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी की इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर होती हैं जिनमें तीनों फेज़ एक साथ लगते हैं, लेकिन उसमें भी न्यूट्रल नहीं लगता। तो चारों तारें एक साथ तकरीबन किसी लोड में नहीं लगती, लेकिन हम जो एक बड़ी फैक्ट्री होती है, मिसाल के तौर पे उसके 3 फ्लोर हैं या उसके 6 फ्लोर हैं, तो 6 फ्लोर के हिसाब से अगर 3 फेज़ आ रहे हैं, तो हर फ्लोर एक फेज़ के ऊपर डिवाइड होगा। तो 2 फ्लोर पे रेड जाएंगे, 2 फ्लोर के ऊपर येलो जाएंगे, और 2 फ्लोर के ऊपर ब्लू जाएंगे। इस तरीके से लोड की डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज़ के ज़रिए न्यूट्रल को इस्तेमाल करते हुए आप एक फैक्ट्री के ऑपरेशन को, फ्लोर को परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन इसमें भी आपको ये अंदाज़ा रखना पड़ता है कि 3 रेड येलो ब्लू जो फेज़ आपने इसमें दिए हुए हैं, वो बैलेंसिंग मोड में होने चाहिए, अनबैलेंसिंग मोड नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एट ईच डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 400 वोल्ट। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 400 वोल्ट स्टेप डाउन किए जाते हैं, यानी कि जब यहाँ पर मिलते हैं तो आपको स्टेप डाउन होकर 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद मिलते हैं स्टेप डाउन होके। इसके इनकमिंग वोल्टेज 11 के भी हैं, और आउटगोइंग वोल्टेज 2 होते हैं, फेज़ टू फेज़ 400 और फेज़ टू न्यूट्रल 230 वोल्ट। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है 400 वोल्ट, एंड पावर इज डिलीवर्ड बाय 3 फेज़ 4 वायर एसी सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे पावर जो आपको डिलीवर हो रही है वो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में आपको मिल रही है। The voltage between any two phases is 400, and between the any phase, the neutral is 230 volt. The single phase domestic loads are connected between any one phase and the neutral, whereas three phase 400 volt loads such as थ्री फेज मोटर में एक साथ 3 फेज जाते हैं थ्री फेज मोटर्स के अंदर, लेकिन उसमें न्यूट्रल नहीं लगता, आर कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज लाइंस डायरेक्टली। तो 3 फेज आते हैं, 3 फेज की मोटर में लग जाएंगे। 3 फेज की मोटर होती है जिसके अंदर सप्लाई 3 वायर सिस्टम में आती है, और सिंक्रोनस मोटर होती है आपकी, उसमें भी 3 फेज में सप्लाई लगती है, लेकिन न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सिस्टम था हमारा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस तरीके से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ 400 या 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने इसमें देख ली है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क, और अगर आप यहाँ नहीं पूछ सकते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे ईमेल एड्रेस पे adilkhanpakistan@gmail.com या adil.khan@hamdard.edu.pk के ऊपर। तो या मुझसे पर्सनल मैसेज, पर्सनल मेल पे भी आप जो क्यूरी हो वो डिस्कस कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, तो आपको आपका जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा कनेक्शन स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और वो आपका 3 तरह के कनेक्शन स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कीम of connection, the distribution system may be classified as radial system, ring main system and interconnected system। ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे जो स्कीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्लासिफाइड किए जाते हैं, रेडियल, रिंग मेन एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, बाकी दो अपनी नीड के हिसाब से लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वो आपका रेडियल सिस्टम कहलाता है। इस रेडियल सिस्टम के अंदर जो डिटेल है वो अब हम
शुरू करते हैं। तो जनाब ये अगर आप देखें स्कीम, रेडियल सिस्टम इन दिस सिस्टम separate feeders branch out from the single substation। एक सिंगल सबस्टेशन होता है और उससे अलग अलग किस्म के फीडर ड्राइव हो रहे होते हैं। रेडियल सिस्टम अलग सबस्टेशन एक है, उसके फीडर मल्टीपल। Feeders are out from the single substation and feed the distributors on at one end only। तो ये फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव करता है। तो हर फीडर हम जानते हैं कि वो सबस्टेशन से कंडक्टर निकलता है तो फीडर के ज़रिए से जाता है, और फीडर से जो कंडक्टर जाता है वो फीडर से जो कंडक्टर जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से यानी ट्रांसफार्मर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। और तो एक छोटा सबस्टेशन होता है असल में, फीडर के बाद सबस्टेशन आता है, सबस्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपका सर्विस मेन का कंडक्टर आता है, जो आपके घर के यूटिलिटी मीटर के ऊपर कंडक्टर रखता है, उसका नाम सर्विस मेन होता है। सर्विस मेन से पहले डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ट्रांसफार्मर और सर्किट, ट्रांसफार्मर और फीडर, फीडर से पहले सबस्टेशन। तो ये 4 फेजेस हैं जिसके ज़रिए से आपको सबस्टेशन के ज़रिए से फीडर से होते हुए ट्रांसफार्मर विद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूटिलिटी आपको सप्लाई मिल जाती है। तो ये तरीका है रेडियल सिस्टम में डील करने का। The radial system is employed only when power is generated at low voltage। तो ये रेडियल सिस्टम उन जगहों पर एम्प्लॉय किया जाता है, डिप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है कि जहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं लो वोल्टेजेस में, तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड द सब स्टेशन इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लोड। और सब स्टेशन जो है वो लोकेट करता है सेंटर ऑफ द लोड के। मिसाल के तौर पे ये आपका कोरंगी का सबस्टेशन है, कोरंगी 2.5 नंबर, कोरंगी 4 नंबर, कोरंगी 1 नंबर। तो सबस्टेशन तो कोरंगी का एक है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के इलाकों को ये फीड कर रहा है। आगे चलता है रेडियल सिस्टम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्रॉबैक ऑफ रेडियल सिस्टम के, इसका नुकसान क्या होता है। तो रेडियल सिस्टम के ड्रॉबैक पे अब हम बात करते हैं कि रेडियल सिस्टम के अंदर भी नुकसान होते हैं जो कि हमें उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करना पड़ता है। तो ड्रॉबैक रेडियल सिस्टम क्या है, इज़ द simplest distribution circuit and has the lowest initial cost। इसमें ये सिंपलेस्ट होता है और इसमें इनिशियल कॉस्ट कम होती है। हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। लेकिन ये तो इसका फ़ायदा है, लेकिन इसके बावजूद भी, इसके लो कॉस्ट, इसके सिंप्लीफिकेशन के बावजूद इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं। द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नियरेस्ट टू द फॉलोइंग फीडिंग पॉइंट विल हैवीली लोडेड। जो एंड होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो फीडिंग पॉइंट के बहुत ज़्यादा हैवी लोड के करीब होता है। द कंज्यूमर्स आर डिपेंड ऑन अ सिंगल फीडर। जो कंज्यूमर आपका होता है, जो आपका यूज़र है, यानी कि आप और हम जो हैं वो यूज़र्स होते हैं, आर डिपेंड ऑन अ सिंगल फीडर। तो एक फीडर पे डिपेंड होते हैं। तो यानी मेरे लिए मेरा एक फीडर, ओके, इस्तेमाल हो भी रहा है ऐसा। एंड सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, देयरफॉर एनी फॉल्ट ऑन द फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर कट्स ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर हु आर ऑन द साइड ऑफ फॉल्ट एनी फॉल्ट अवे फ्रॉम द सबस्टेशन। अब मिसाल के तौर पे आपको बिजली मिल रही है एक फीडर के ज़रिए से, और आपके फीडर में कोई फॉल्ट आ गया, मेंटेनेंस का इशू आ गया, तो इसके नतीजे में आपका फीडर बंद करना पड़ेगा। और अगर उसके बैकअप सप्लाई, बैकअप नेटवर्क्स उस फीडर के ज़रिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करने के नहीं हुए, तो होगा ये कि आपको इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सामना करना पड़ेगा। तो उसका सेकेंड ड्रॉबैक ये है। थर्ड के ऊपर हम आते हैं, द कंज्यूमर्स एट द डिस्टेंट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। वो लोग जो कि दूर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वुड बी सब्जेक्टेड टू सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। तो ये जो आपका रेडियो सिस्टम है, इसके एंड कंज्यूमर्स के ऊपर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो एंड के होते हैं उनकी तरफ वोल्टेज जाते जाते ड्रॉप हो जाते हैं। तो कभी हाई हो रहे होते हैं, कभी लो हो रहे होते हैं। तो उस वक्त जो वोल्टेज होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा, जिन लोग के घर करीब होते हैं सब स्टेशन के, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर के, तो उनको वोल्टेज बिल्कुल सही आती है। लेकिन जिनका घर सब स्टेशन या फीडर या उसके बहुत दूर जाके एंड पे होता है, तो उनको वोल्टेज की फ्लक्चुएशन कभी कभी मिलती है। अब सिस्टम के लिए टिकटॉक ने काफ़ी हद तक बेहतर किया है, मेंटेन किया है, जिसके नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी अब बहुत बेहतर मिल रही है। और
इसके नतीजे में आपकी जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट और विद द एक्यूरेट वोल्टेज से आपको मिलती है विदाउट फ्लक्चुएशन। लेकिन रेडियल सिस्टम के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन डिस्टिंक्ट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब हिस्से पे आपको, यानी दूर के हिस्से पे आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलती है। ड्यू टू दीज लिमिटेशंस दिस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर सप्लाई आपको करीब करीब के इलाकों को प्रोवाइड करनी है, तो आप रेडियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों को फीडर के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर के ज़रिए से आप सर्विस मेन के ज़रिए आप प्रोवाइड करते हैं सप्लाई, वो कंसिस्टेंट नहीं होती बल्कि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है। और इसके वोल्टेज फ्लक्चुएशन के नतीजे में बहुत सारे लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे तो करंट आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। डिवाइसेस आपकी स्विच करेंगी बार बार, वो अब नॉर्मल बिहेव करेंगी और इस तरह वो ख़राब होती जाएंगी। तो आपको इकोनॉमिकल लॉस इससे हो सकता है। दैट इज़ हाउ कि ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, इसके आगे हम चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रिंग मेन सिस्टम। इसको रिंग मेन सिस्टम कहा जाता है। तो रिंग मेन सिस्टम के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है? In this system, the primaries of distribution transformers form a loop. The loop circuit starts from the substation bus bars, makes a loop through the area to be served, and returns to the substation. तो इसमें होता ये है कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें लूप में लगे हुए होते हैं। द लूप सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम द सबस्टेशन। ये लूप का जो सर्किट होता है ये सब स्टेशन से स्टार्ट होता है। अभी जैसे आपने देखा था, सबस्टेशन ड्राइव करता है फीडर को, फीडर ट्रांसफार्मर के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव करता है, डिस्ट्रीब्यूटर देन आपको कंडक्टर के ज़रिए से सर्विस मेन ऑफ यूटिलिटी मीटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो ये कॉमन नेटवर्क है जो कि तकरीबन सब जगह इस्तेमाल होता है। तो अभी बात हो रही है सबस्टेशन बस बार्स की। मेक्स अ लूप, तो इसमें लूप बनता है जो कि स्टार्ट होता है सबस्टेशन से थ्रू द एरिया टू बी सर्व, तो पूरा एरिया से सर्व होता है, एंड रिटर्न्स टू द सबस्टेशन, और सबस्टेशन में ये चीज़ रिटर्न होती है। द रिंग मेन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। देयर आर लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट कंज्यूमर टर्मिनल्स। तो इस, क्योंकि ये जो नेटवर्क होता है आपका सबस्टेशन और इसके रिंग मेन सिस्टम में लगा हुआ होता है, तो इसमें आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंज्यूमर के एंड ऑफ टर्मिनल के ऊपर नहीं मिलती। साथ ही साथ द सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल। ये सिस्टम बहुत रिलायबल होता है, एज ईच डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड विया टू फीडर्स। और हर सिस्टम जो है रिलायबल होता है और हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फीड किया जाता है दो फीडर के जरिए। जबकि इससे पहले जो हमने देखा था उस सिस्टम के अंदर आपका एक सबस्टेशन से एक फीडर ड्राइव हो रहा है, लेकिन इसमें दो दो फीडर ड्राइव हो रहे हैं हर सबस्टेशन के ज़रिए से। इन ईच इवेंट ऑफ फॉल्ट, अगर फॉल्ट अकर हो जाता है ऑन एनी सेक्शन ऑफ द फीडर, द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन। तो आपका एक फीडर बंद होगा लेकिन दूसरा फीडर तो काम कर रहा होगा ना। तो रिंग मेन सिस्टम में आपके दो फीडर होने की वजह से अगर एक सप्लाई को इंटरप्ट कर भी दिया जाए मेंटेनेंस पर्पस या फॉल्ट के पर्पस की वजह से, तो दूसरे फीडर के ज़रिए से आपके यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कंसिस्टेंट वे में मेंटेन रखी जाएगी। तो ये सप्लाई की जो ज़मानत होती है रिंग मेन सिस्टम में मेंटेन रहती है। इस वजह से रिंग मेन सिस्टम आपका बेहतर है पहले वाले जो सिस्टम हमने पढ़े थे उसके मुकाबले में, जो कि रेडियल सिस्टम होता है। तो रेडियल सिस्टम में ये नुकसान होता है, जबकि रिंग मेन सिस्टम के अंदर आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने रेडियल सिस्टम पढ़ लिया, रिंग मेन सिस्टम पढ़ लिया। अब रिंग मेन सिस्टम को अगर आप देखें तो आपका इसमें जो सब स्टेशन देखें आप रिंग मेन सिस्टम में, तो सब स्टेशन एक है और ये एक रेडियल सिस्टम बना हुआ है, रेडियल, जिसके पॉइंट्स लूप ऑफ पॉइंट। तो ये पूरी एक लूप बनी हुई है, एल से एस से एल, एन एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से चीज़ बने हुए हैं। और हर सबस्टेशन के ज़रिए से नोड के ज़रिए से आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए सप्लाई मिल रही है। तो इसमें फीडर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब मिसाल के तौर पे
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तो एक नेटवर्क के ज़रिए सप्लाई आपको यहाँ से यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई इशू होता है, यहाँ पे कोई समथिंग काइंड ऑफ, तो फिर आपको दूसरे ज़रिए से फ्लो कर दिया जाएगा। अगर यहाँ मसला हो गया मिसाल के तौर पर, तो ये नेटवर्क बंद कर दिया जाएगा और सप्लाई जो है वो यहाँ से होती हुई यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ एन साइड पर कोई फॉल्ट होता है तो ये नेटवर्क बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, और आपको सप्लाई यहाँ से यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी और यहाँ से यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपका नेटवर्क किसी ऐसा फॉल्ट अकर जो होगा वो पी, एन, एल और आर में अकर होगा, तो इन 4 हिस्सों में फॉल्ट अकर होता है तो कहीं दूसरी जगह घुमा कर हम सप्लाई को कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें रिंग मेन सिस्टम के ज़रिए से आपको एक रिंग तो बन गया लूप ऑफ हेड का, अब यहाँ से सप्लाई तो आपको मिल रही है, लेकिन सारा मसला ये है कि इसमें डबल फीडर होने की वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव सिस्टम होने की वजह से जो यूटिलिटी है, अगर वो प्राइवेट है तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो भाई अगर कोई मसला होता है तो बाहर में डालो इनको, बंद करो यहाँ पे, हम सप्लाई करेंगे अपनी और 2 घंटे तक लाके वो बंद रखेंगे, भले कोई मसला है। तो इसमें उनको नुकसान या फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये डबल फीडर का चक्कर वो करते नहीं, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है ना। मतलब आगे चलता है, इंटरकनेक्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो आपने देखा कि रिंग मेन सिस्टम जो आपका है उसमें फ़ायदे ही हैं आपको। इंटरकनेक्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, व्हेन द फीडर रिंग इज एनर्जाइज, फीडर का अगर रिंग हो वो एनर्जाइज हो जाए बाई 2 और मोर देन 2 जनरेटिंग स्टेशन, ये 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटिंग स्टेशन के जरिए सप्लाई किया जाए सब स्टेशन इज कॉल्ड इंटरकनेक्ट सिस्टम। ये बेस्ट एक वे है जिसके ज़रिए से, क्योंकि रिंग मेन सिस्टम से भी बेहतर है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो आपका रिंग मेन सिस्टम, ये बेहतर था रिंग मेन सिस्टम आपके रेडियो सिस्टम। रेडियो सिस्टम एक एक कन्वेंशन सिस्टम है जो हमारे मुल्क में भी लगा हुआ है, हमारे शहर और इलाकों में लगा हुआ है, लेकिन ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन रिंग मेन सिस्टम जो है उसके मुकाबले में रेडियो सिस्टम बहुत बेहतर है। डुप्लेक्स सिस्टम में डबल फीडर लगा हुआ है, लेकिन रिंग मेन सिस्टम से भी एक जो बेहतर कनेक्शन है वो आपको मिलता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपको जनरेटिंग स्टेशन 2 दिए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। When the feeder when the feeder is energized by 2 or more than 2 generating stations or substation, अगर एक फीडर एनर्जाइज किया जाए 2 जनरेटिंग स्टेशन या 2 सबस्टेशन या उससे ज़्यादा से, तो फिर इस सिस्टम को इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। अब जनरेटिंग स्टेशन मल्टीपल होना और सब स्टेशन मल्टीपल होना, या तो फीडर की मल्टीपल होने की बात कर रहे थे, इसमें बात हो रही है कि आपके सब स्टेशन डबल या मल्टीपल हो जाए या जनरेटिंग स्टेशन मल्टीपल हो जाए। तो ये सिस्टम तो एक आइडियलिस्टिक लेवल पे हो सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। द इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो इंटरकनेक्ट सिस्टम के अंदर ये फॉलोइंग एडवांटेजेस होंगे कि हम देखते हैं, इट इंक्रीज द सर्विस रिलायबिलिटी, सर्विस की सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी जो है वो आपको इस सिस्टम में मिलेगी। और जैसे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, जो कि बंद हो ही नहीं सकता, वो ऐसी कुछ मखसूस जगह होती है, जिस तरह से हॉस्पिटल हो गया, आईसीयू हो गया हॉस्पिटल, या फिर जहाँ पर कार्डियो के जहाँ ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर आप इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसके वो जगह जहाँ पर ब्लड बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद कर सकते आप। और इसके अलावा जो आपकी स्कूल्स हैं वहाँ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ बच्चे वगैरह होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ इस तरह के ओल्ड एज होम्स होते हैं और क्लिनिक्स हो गए आपके, और इस तरह की कुछ खास किस्म की जगहें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बंद कर दो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और जैसे आपके ये मुर्दा खाने जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी आपकी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से इस तरह के बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबिलिटी को लाजमी मेंटेन रखते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का सिस्टम लाजमी रिक्वायर्ड होता है। Any area feed from one generating station during peak load hours can be feed.
तो कोई एरिया अगर जनरेटिंग स्टेशन से पीक लोड पे ड्राइव हो रहा है, पीक आवर्स होते हैं आपके 6 बजे के बाद से लेके 10 बजे तक, तो इस दौरान आपका लोड पीक और मैक्सिमम लेवल पे डील हो रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि इस लेवल पे, इस पार्ट पे आप कभी भी वो नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पीक आवर्स के नतीजे में बहुत सारे लोग बहुत सारे लोड को ऑपरेट कर रहे होते हैं, हर लोग समझदार नहीं होते। लेकिन जब से आपने टैरिफ मेंटेन किया पीक आवर्स का, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट हुए हैं और वो 6 से 10 के दरमियान बिजली का इस्तेमाल तकरीबन कम करें। तो पीक लोड आवर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कैन बी फीड फ्रॉम अदर जनरेटिंग स्टेशन। तो उस वक्त जब आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो जनरेटिंग स्टेशन से मल्टीपल तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, जनरेटिंग स्टेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। दिस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इसके ज़रिए से एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल तरीके से डिमांड को ओवरकम करने के जनरेटिंग स्टेशन के वे आउट मिल जाता है। साथ ही साथ इंटरकनेक्ट सिस्टम अगर आप देख लें तो यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन, ये हमने पढ़ा था कि दो होना चाहिए, तो एक सबस्टेशन ये हो गया, एक सबस्टेशन ये हो गया। अब अगर देखें कोई एक जनरेटिंग स्टेशन बंद भी हो जाता है तो यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। कहीं फॉल्ट अकर हो गया, जैसे इस नेटवर्क पे फॉल्ट अकर हो गया, तो सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से घूम के सब यहाँ चली जाएगी। तो ये तरीके से एक मेन सिस्टम भी है। और इंटरकनेक्ट सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें दो जनरेटिंग स्टेशन और दो सबस्टेशन प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके ज़रिए से इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए हमें दो अलग अलग जगहों से सप्लाई मिल रही है। इस तरह मिसाल के तौर पे कराची शहर है, ये सपोज करें पूरा, तो यहाँ पर दो ग्रिड स्टेशन लगे हुए हैं। जैसे कराची शहर के दो मेन ग्रिड स्टेशन जो हैं, वो एक लगा हुआ है अपना बल्दिया के अंदर, ये बल्दिया ग्रिड है 221। और एक जो ग्रिड लगा हुआ है कराची को फीड करने के लिए, वो होता है सादी का सादी टाउन में जो ग्रिड लगा हुआ है वो केडीए ग्रिड कहलाता है। तो ये पूरा कराची है जिसको फीड किया जा रहा है दो ग्रिड के जरिए, एक आपका बल्दिया ग्रिड हो गया और एक आपका केडिया ग्रिड हो गया। केडिया ग्रिड सादी टाउन में है और बल्दिया ग्रिड औरंगी टाउन में है। तो ये बहुत बड़े दो मेन ग्रिड स्टेशन है जिसके जरिए सप्लाई शहर को दी जा रही है। तो आपके शहर में इस तरह का नेटवर्क मौजूद है, लेकिन पर्टिकुलर एरियाज और पर्टिकुलर किस्म के सिस्टम्स को इस तरह का लोड प्रोवाइड नहीं किया गया है। और अस्पतालों को ले लें, जो बड़े अस्पताल हैं NICH वाले हैं और ब्लड बैंक है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, तो इस तरह सिस्टम नहीं है। लेकिन शहर के लिए बहरहाल हमारा इस तरह का नेटवर्क बना हुआ जो अपग्रेडेड भी है। तो ये आपका इंटरकनेक्ट सिस्टम है जो कि एक बेस्ट वे होता है। तो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस तरीके मैंने बताया कि आप बाहर अमेरिका में देखें बहुत सारे आपको सॉकेट पे बाहर ममालिक में, दुबई में ऐसे नज़र आएंगे जो AC सिस्टम को चलाने वाले लोड अलग होते हैं और DC सिस्टम को चलाने के लिए लोड अलग होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट कौन से लगते हैं, रेटिंग क्या होती है और उसकी ट्रेनिंग वगैरह वो सब चीज़ें। अंडरग्राउंड सिस्टम एंड ओवरहेड सिस्टम, ये हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स हैं जिन्हें हम ओवरकम करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क विद मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, इन ईमेल और एनी काइंड ऑफ चैनल। तो वैसे तो अब तक चीज़ें काफ़ी हद तक कन्वीनियंट चल रही हैं और मैं डिटेल में एक्सप्लेन और स्लो स्लो एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग अप टू डेट रहें। लेक्चर्स को ये जितने भी आपसे शेयर किए जा रहे हैं इन सब को ज़रूर पढ़ें और इसमें जितनी भी एफर्ट्स आप कर सकते हैं पढ़ने के हवाले से, कंटेंट बाहर से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स भी शेयर हो गई हैं, तो वो कंटेंट ज़रूर पढ़ें। और कोई सवाल आपका हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लें। और आपका नए वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में एक क्विज़ भी हम रखेंगे। डे और टाइम आप लोगों से पूछ के डिसाइड कर लिया जाएगा कि वो आपका कन्वीनियंट है, जो कि ऑनलाइन क्विज़ होगा। तो इसके लिए जितने भी लेक्चर्स हम क्विज़ से पहले पढ़ेंगे तो सब उसमें इंक्लूड होंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इनकी तैयारी करते हैं। और मिड से पहले हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक या दो क्विज़ ज़रूर ले लें। असाइनमेंट मैं आपको इंशाल्लाह कल से देना शुरू करूँगा। तो और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी फेस टू फेस भी आप लोगों से इंशाल्लाह हुआ करेंगे ऑनलाइन जूम पर। तो आज के लिए लेक्चर को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपका और हम सबकी हिफाजत फरमाए हर किस्म के आफात से।
तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।